एक बहुत ही बकवास बहस छेड़ दी गई है। जाहिर सी बात है, बिहार में चुनाव है और बिहार में जात पात पर चुनाव होने का आरोप मूर्ख लोग और कुछ पेड मीडिया जो है वो लगाते रहती है। सबसे कम संख्या वाले सीएम हमारे इतने दिनों से हैं, फिर भी हम लोगों को जातिवादी का ठप्पा देने में मीडिया कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है। उत्तर प्रदेश के इटावा से जो एक खबर आई कि किसी खास जाति के कथावाचक को इसलिए पीट दिया गया क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं है, तो उसके सारे एंगल्स आए। किसी ने कहा कि हाँ वो छेड़खानी कर रहे थे, किसी ने कहा कि अगर वो यादव ही कथावाचक थे तो उन्हें अपनी जाति छिपाने की क्या जरूरत है, किसी ने कहा कि उनको 2 आधार कार्ड बनवाने की क्या जरूरत है। तरह तरह की बातें सामने आई और किसी ने कहा कि जात पात के आधार पर हमें पीटा जा रहा है, ये गलत है। तो उसी बीच में मैंने एक लंबा चौड़ा वीडियो बना करके बताया कि बिहार ही नहीं बल्कि भारत के लगभग हर जिले में जो कथावाचक है, चाहे वो हनुमान आराधना मंडली वाले हो, हनुमान कथावाचक हो, राम कथावाचक हो, शिव कथावाचक हो, माता देवी जागरण वाले हो, वो सब लोगों की जब मैंने लिस्ट तैयार किया तो मैंने देखा कि 95% तक गैर ब्राह्मण है और किसी को इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारे यहाँ हनुमान आराधना करा दें। रामचंद्र शाह आते हैं, सागर राम आते हैं, संजय रमन सिंह आते हैं, या कोई दुबे आते हैं, या अवनीश परदेसी पांडे आते हैं, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। सफाई, शारीरिक, जुबानी और भाषाई सफाई, भाषाई संस्कार, मंत्र और वेदों का ज्ञान, ये महत्वपूर्ण है कथावाचक के लिए। उस किस जाति में पैदा हुआ है इससे कोई मतलब नहीं है, बस वह कर्म से ऊंचा होना चाहिए। जाति कोई भी नीच नहीं होती है, जाति सभी ऊंची होती है, सबका योगदान है। अगर सनातन संस्कृति की बात की जाए तो अगर एक डोमन जो है वो अगर डाला नहीं दे तो भी जो है वो विवाह नहीं शुभ माना जाता है। घर में घर भोज के समय में एक यादव जी आकर के और बछड़े का दूध पिलाते हुए गौ माता का दर्शन कराते हैं तो लोग जो है एंट्री लेते हैं। एक धोबन कपड़ा दिखाती है तो लोग एंट्री लेते हैं। हर जाति के लोगों का हर तरह से सनातन संस्कृति में जो है उनका अपना महत्वपूर्ण योगदान है। जीवछ घाट आप चले जाइएगा कभी स्नान करने, जो मिथिलांचल में पड़ता है, और भारत के लगभग 90% ऐसे घाट जहां पर स्नान करना सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से अच्छा माना जाता है, वहां पर जाइएगा तो ब्राह्मणों से ज्यादा लोग मल्लाहों की पूजा करते हैं। और हम लोग भी जीवछ घाट पर नहाए हुए हैं तो मल्लाह भाई जो थे वहां मछुआरे निषाद राज जो थे उनका पैर छू करके प्रणाम हम लोगों ने, पति पत्नी ने, सब लोगों ने किया और करके उनका आशीर्वाद लिया। वहां पर एक वस्त्र त्यागा जाता है, उस वस्त्र को लेने के लिए, जो आप वस्त्र त्यागते हैं उसको जो है वो ले जाकर के यूज तक करने के लिए जो मल्लाह देवता होते हैं उनको दक्षिणा दिया जाता है, पैर छू करके उनका आशीर्वाद लिया जाता है। तो हमारी सनातन संस्कृति में कोई भी जाति जन्म से निर्भर नहीं होती है, वो कर्म से निर्भर होती है। भगवान राम का नैया पार लगाने वाले निषाद राज भी पूज्य थे। श्री रामचंद्र जी का जिनका जूठा बेर खाए थे वो माता शबरी भी अच्छी थी। और सबसे बड़ी बात कि जो जिस वेद की या जिस महाभारत की गाथा सभी कथाकार ब्राह्मण लोग या कोई भी अगर गाते हैं, अगर कथित रूप से जो मेरे हिसाब से 5% ब्राह्मण और उनके हिसाब से सभी ब्राह्मण गाते हैं, तो वो वेद और महाभारत भी ब्राह्मण ने नहीं लिखा और रामायण भी वाल्मीकि मुनि ने लिखा जो ब्राह्मण नहीं थे। इतना ही नहीं, भारत के लगभग हर ब्रह्म भगवती के मंदिर में जो गांव में सबसे ज्यादा होता है उसमें भी पुजारी ब्राह्मण नहीं होते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने जब साबित कर दिया तो एक सवाल मेरे से पूछा गया, उसका जवाब दे देना बहुत जरूरी हो गया है। वो सवाल ये पूछा गया कि कहा गया कि क्यों ऐसा हम लोग मानते हैं कि 1990 और 2005 के बीच का जो राज था, यानी नाम लेके मैं कह दे रहा हूं, लालू राबड़ी का जो राज था उसे जंगल राज क्यों हम लोग मानते हैं या कोई भी व्यक्ति क्यों मानता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि लालू राज को जंगल राज माननीय न्यायालय ने कहा था, वही माननीय न्यायालय जो संविधान के अनुसार स्वतंत्र न्यायपालिका है, जिसका हवाला हमेशा लालू जी स्वयं देते हैं। तो उसने कहा था, उस न्यायालय ने कहा था कि लालू राज जंगल राज है और लालू यादव को चारा चोर या चारा घोटाला का सजा याफ्ता मुजरिम उसी भारतीय संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित भारतीय संविधान के अनुसार स्वतंत्र न्यायपालिका ने उन्हें चारा चोरी का सजाए याफ्ता मुजरिम करार दिया है। उनके बेटा को तलाक का अभियुक्त उसी स्वतंत्र न्यायपालिका ने दिया है और उनका बेटा, बड़ा बेटा निसंस्कारी है। ये उन्हीं के अनुसार, उनके फेसबुक पोस्ट के अनुसार जो है वो साबित हुआ है कि उनका बड़ा बेटा निसंस्कारी है और खुद उनके छोटे बेटा के चुनावी हलफनामे के अनुसार उनका छोटा बेटा 9वीं फेल है। और बाकी जो व्यक्तिगत रूप से लोगों ने जो फील किया है कि 7 बजे तक अगर घर से नहीं लौटते थे 1990 से 2005 के बीच, तो स्थिति ये हो जाती थी
भाड़ा भखौती भख दी जाती थी कि हे भगवान हमर बबुआ टाइमली आ जाई हम घरे तो उनका लाहौई करम हौ करम। तो ये बिहार लालू यादव ने दिया था। जब जेल जो है वो अपराधियों का ऐशगाह माना जाता था, जब जेल से सरकार चलती थी, ये लालू यादव का बिहार था। जब जेल जाने के बाद कैदी को जेल से निकलने की नहीं बल्कि जेल में ऐश भोगने का समय का इंतजार होता था। जब अपराधी अपराध करके अखबारों के दफ्तरों में फोन करके कह देता था कि मैंने मारा है, मेरा नाम छापिएगा ताकि मेरी रंगदारी का जो रेट है वो बढ़ जाए। तो इस राज को अगर जंगल राज न कहा जाए, जहां जात के आधार पर दंगा होता है उसे अगर जंगल राज न कहा जाए, जहां ट्रेनें रोक करके सरेआम लूट ली जाती थी अगर उस राज को जंगल राज न कहा जाए, जहां फिरौती के लिए अपहरण का उद्योग हुआ था अगर उस राज को जंगल राज न कहा जाए, तो मानिए आप दूसरा राज। लेकिन जो न्यायालय ने कहा था उसके अनुसार कुछ लोग उस राज को जंगल राज कहते हैं। अब एक सवाल पूछा लोगों ने क्या कि 1990 के पहले के बिहार की बात क्यों नहीं करते हैं? तो 1990 के पहले के बिहार की बात भी आज कर लेते हैं। जब 600 साल मुगलों के द्वारा शासित रहे तो मुगलों से लोहा लेने वाले लोग जो थे वो किसी जाति के नहीं थे बल्कि वो सनातनी और राष्ट्रवादी लोग थे। और अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार बंदूक उठाने वाले मंगल पांडे किसी जाति के नहीं थे बल्कि सनातनी थे। पंडित चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई वो किसी जाति की नहीं थी बल्कि सनातन राष्ट्र और भारत की थी, वो भारतीय थी। राजगुरु जो थे, जो फांसी पर हंसते हंसते मेरा रंग दे बसंती चोला गाते हुए जो भगत सिंह के साथ फांसी पर चढ़ गए, वो किसी जात के नहीं थे बल्कि वो भारत के थे, इस राष्ट्र के थे और सनातन के थे। 600 साल मुगलों ने अत्याचार किया, उनसे लड़ाई लेने वाले आपको नायक नहीं बन लगते हैं। और 300 साल तक अगर अंग्रेजों से लड़ने वाले लोग अगर आपको नायक नहीं लगते हैं तो मैं याद दिला देता हूं कि 1990 के पहले क्या होता था। तो 1990 के पहले यही होता था कि मंगल सेमिनरी, जिला स्कूल, गर्ल्स स्कूल जैसे सरकारी विद्यालयों से पढ़ के कोई आईएएस ऑफिसर हो जाता था, कोई चपरासी हो जाता था, कोई रिक्शा वाला हो जाता था, तो कोई सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर हो जाता था। और 1990 में लालू राज आने के बाद में अगर बिहार में एक भी बच्चा अगर एक सिपाही भी बना हो, एक क्लर्क भी बना हो, सरकारी विद्यालय से पढ़ करके, सही में पढ़ाई करके, एडमिशन करा करके और प्राइवेट कोचिंग में पढ़ के नहीं, तो आप मुझे बता दीजिए आपकी स्वयं की पढ़ाई 1990 के पहले वाले बिहार के सरकारी स्कूल में और स्वयं का इलाज और जन्म भी 1990 के पहले वाले सदर अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में हुआ होगा। और आप कहते हैं कि 1990 के पहले भी यही दुर्दशा थी। अगर 1990 के पहले भी बिहार के स्कूलों, अस्पतालों, कॉलोनियों, सरकारी महकमों की अगर वही स्थिति होती जो जंगल राज में हुई, तो आज आप फेसबुक पर आकर के बकैती नहीं झाड़ रहे होते और सामाजिक न्याय की बात नहीं कर रहे होते। समाज में अगर सभी वर्गों को जुबान किसी ने दिया तो वो दिया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने। अब कुछ तो मूर्ख और जड़बुद्धि लोग ये भी कह रहे हैं कि नया पर ये लोग संविधान पूजक कैसे बन गए। तो पुराने पर संविधान पूजक, संविधान से बाहर रह के कोई जी सकता है क्या भारत में? अगर ऐसी मूर्खता का सपना कोई देखता था तो अब आप देखिए, पहले वो मूर्ख देखते थे, अब आप देखिए। इतना ही नहीं बल्कि आप क्या करिए कि यहाँ के ताश मास की दुकानों में जाकर के देख लीजिएगा कि वहां पर किसी जिस जात से आप नफरत करते हैं उस जात का लड़का जाकर के और 1700-1500 रुपया पर जूठा बर्तन नहीं मिलता है, करोड़ों रुपया कमा करके बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ठोक देने वाले और बड़े बड़े चक के चक फार्म हाउस लिखा लेने वाले ये ताश मास के दुकानदार अपने वेटर्स को, अपने जूठा बर्तन मलने वालों को, अपने बावर्चियों को सम्मानजनक वेतन तो दूर की बात है, सम्मानजनक भाषा का भी प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि अपने पैरों तले कुचल करके रखते हैं और पढ़े लिखों को सीए बना लेते हैं, पढ़े लिखों से इनकम टैक्स भरवाते हैं, पढ़े लिखे से जो है वो कानूनी सलाह लेते हैं, अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़वा लेते हैं और खुद के जाहिल बेटों को उनका मालिक बना करके और वो गद्दी पर बिठा देते हैं ताश मास के जो दुकानदार हैं। और वो सामंतवादी आपको नजर नहीं आएंगे। सामंतवादी वो नजर आएगा जो आज भी गरीबी में किसानी कर रहा है और अपनी खेत इसलिए बचाया क्योंकि तरफ बच्चे पैदा नहीं किया। कम बच्चे पैदा करके अगर आज कोई 5 बीघा जमीन पर है तो ज्यादा बच्चा पैदा करके 18-18, 16-16 बच्चा पैदा करके कहने वाले लोग कि हमारे साथ शोषण हुआ है। अगर शोषण हुआ होता तो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही फेल कर गया होता। अगर आपके पूर्वजों ने या जिनके भी पूर्वजों ने अगर 16-17 बच्चे पैदा किए हैं तो कहीं ना कहीं उनके साथ शोषण नहीं हुआ है, यही इस बात का प्रमाण है। अगर आप भाइयों में 8वें नंबर पे हैं, 9वें नंबर पे हैं, 10वें नंबर पे हैं, अगर आपके 16 दूना 32 भतीजे भतीजी या बाल बच्चे खेल रहे हैं तो ये साबित करता है कि आपके साथ शोषण नहीं हुआ है। आपका अगर शोषण हुआ होता है तो आपको खाने को नहीं मिलता, तो जब पेट में अन्न नहीं मिलता है ना तो पेट के नीचे की भूख शांत रहती है और बच्चे का पैदा होना बंद हो जाता है। दूसरी चीज की तरह बच्चा पैदा करे फिर भी अपने बच्चों को बताएं कि हाँ फलाने जाति के लोगों ने बड़ा शोषण किया है, तो बस आपकी मूर्खता और झूठ की ये पराकाष्ठा होगी। अब शुरू कर लीजिए, ताश मास की दुकान को छोड़ दीजिए, अब कपड़ा के दुकान पे आ जाइए। जितना बड़ा कपड़ा का, सोना का, चांदी का दुकान है वो सभी लोग अपने को सामंतवादी नहीं कहते हैं लेकिन अपने ही जाति के या
दलित वर्ग के भी बच्चों को अपने दुकानों में सेल्समैन रख करके और 1700-2700 रुपया का महीना दे करके रात दिन गाली दे करके उनका शोषण करते हैं। जब ग्राहक रहता है तो एसी चालू कर देते हैं। ग्राहक के हटते के साथ में पूरा माथा पर जो है वो पीला पीला जो है वो वेपर लाइट जला करके इस गर्मी में उष्णाने के लिए, उबलने के लिए उनको छोड़ दिया जाता है और एसी नहीं चालू करने दिया जाता है कि ग्राहक आएगा तब चालू किया जाएगा। ये शोषण जो रियल सामंतवादी कर रहे हैं, उन सामंतवादियों को पहचानने की जरूरत है। भूमिहार के कॉलेज में भूमिहार शिक्षक होते हैं और उन शिक्षकों को साइन कराया जाता है 80,000 पर या 70,000 पर और दिया जाता है 17,000, 18,000, 12,000 और किसी किसी को 8,000। किसी कायस्थ के स्कूल में चले जाइए तो कायस्थ की जो लड़कियां विद्वान हैं उनको वेतन दिया जाता है 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 20,000। साइन कराया जाता है 16,000 और 60,000, 70,000 पर। यह शोषण है। और रियल सामंतवादी वो कायस्थ है जो अपने ही जाति के लड़कियों का शोषण करता है। वो भूमिहार है जो अपने ही जाति के युवा शिक्षकों का शोषण करता है। वो राजपूत है जो अपने ही जाति के अपने ट्रक पर ड्राइवरी कर रहे ड्राइवरों का शोषण करता है। अपने बस पर खलासी बने हुए खलासियों का शोषण करता है। रियल सामंतवादी वो पूंजीवादी लोग हैं जिनके पास आज पूरे भारत की इकोनॉमी का 95% उन 5% रियल सामंतवादियों के पास है। और जब आप डेटा एनालिसिस करिएगा तो उसमें बहुत कम सवर्ण जाति के पाए जाएंगे। तो हर जाति का अमीर, हर जाति के गरीब का शोषण किया। और जो पूर्वज जो भी ऐसा मानते हैं कि जात पात कुछ है, अगर उनके पूर्वजों ने ऐसा बताया है कि उनके साथ शोषण हुआ है तो पहली तो बात ये कि तब अगर शोषण हुआ है तो आज भी शोषण होता है। आज का अमीर आज के गरीब का शोषण करता है, उस समय का अमीर उस समय के गरीब का शोषण करता था। उस समय कुछ लोग बताते हैं कि कॉलेजों में किसी खास जाति के लोगों के बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाता था या बैक बेंच पर पढ़ाया जाता था। क्या आज आप किसी बढ़िया प्राइवेट स्कूल में अगर गरीब हैं तो किसी जात के हैं तो अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं? पहले कम से कम बैक बेंच पे तो बिठाया जाता था। आज तो उसका गार्ड लात मार करके अगर आप गरीब हैं, फीस नहीं भरते हैं तो बाहर भगा देता है। इस शोषण के खिलाफ लड़िए ना, रियल सामंतवादियों के खिलाफ लड़िए ना। आप जात पात का जहर दिमाग में बसाए हुए हैं। और जो लोग आपको कहते हैं कि उनके साथ किसी जाति ने शोषण किया तो उनसे पूछिए ना कि अगर शोषण हुआ तो पेट में अगर अनाज नहीं बढ़िया से पड़ा या आपका मेंटल प्रेशर था तो पेट के नीचे की भूख और आग इतनी ज्यादा क्यों थी कि 16-16 पैदा करके, और उस समय अगर 1 बीघा था और अगर 1 या 2 ही बच्चा पैदा करते तो आज आपके पास 10 कट्ठा जमीन होता, 4 कट्ठे में घरारी होती। आज आप 4 धुर 3 धुर 2 धुर जमीन लिखाने के लिए तरस रहे हैं। इसके पीछे तरफ बढ़ी हुई जनसंख्या है और ये तरह जानवरों की तरह बढ़ी हुई जनसंख्या इस बात का प्रमाण है कि शोषण नहीं हुआ है। मेरी बातें कड़वी लगे तो थोड़ा माफ करिएगा, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या ने सबका सब कुछ बिगाड़ा है, सबका सब कुछ लिया है। तो सबको ये कड़वी बातें सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए। जय हिंद।